Good morning, sir. Good morning. Sit down. Thank you, sir. आज हम लोग पढ़ेंगे संसाधन। खोल ले सभी लोग। Yes, sir. खुल गया? Yes, sir. हम पढ़ते चलेंगे और समझाते चलेंगे। जो नहीं समझ में आएगा सभी लोग पूछेंगे Yes, sir. और इससे पूरा कंफर्म हो जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। ठीक ना? Yes, sir. देखिए किताब खोलो सभी लोग। Yes, sir. करें कि आप अपने दैनिक जीवन में घर और आसपास पानी, रिक्शा, साइकिल, बस, पुस्तक, कुर्सी, घर में बिजली, पंखा आदि अवश्य देखते होंगे। क्या आपने कभी सोचा कि ये सब क्या है? बेटा, हम सभी लोग किसी न किसी साधन के माध्यम से अपने काम को करते हैं ना। Yes, sir. घर से आने के लिए हमारे पास गाड़ी है, तुम लोगों को पढ़ने के लिए पुस्तक है, कॉपी है, लिखने के लिए पेन है। Yes, ये सब हमारे क्या है? साधन। क्या है? साधन। वही कह रहा है कि हम पानी को भी पीते हैं। पानी भी एक हमारे लिए जरूरी है। Yes, sir. है ना? हमारे शरीर में भी 70% पानी ही होता है। Yes, sir. और हमारे लिए ऑक्सीजन गैस भी जरूरी है। Yes, sir. ऑक्सीजन गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। आने जाने के लिए रिक्शा हो गया, साइकिल हो गया, बस हो गया, ट्रेन हो गया। जैसे नहीं कहा जाता है कि भैया कौने साधन से जाइबा, कहीं जाए कि रही तुमके तुम्हारे मम्मी पापा पूछे कि कैसे किस साधन से जाना है तुमको, बॉम्बे जाना है, दिल्ली जाना है, प्लेन से जाओगे कि ट्रेन से जाओगे कि कैसे जाओगे? इसी दो ही साधन से जाएंगे, या तो बस से जाएंगे, या तो बस से जाएंगे। लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस जाना तो कहने कौन साधन भैया? अपने साधन से जाइबा। जैसे अपने साधन का मतलब 4 व्हीलर वगैरह कर लेंगे, कार वगैरह कर लेंगे, या बस से जाएंगे, रोडवे से जाएंगे। किस साधन से? तो कहेंगे हाँ अपन साधन तो ना हो, बस से जाओ, यानी सरकारी साधन से जाएंगे। वही साधन। साधन का मतलब हो गया कि हम किसी के द्वारा जब कोई काम करते हैं जो हमारे लिए उपयोगी होता है, हम अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से साधन को बना लेते हैं। बनाते हैं कि नहीं बनाते? Yes, sir. तुम लोग साइकिल से आते हो, हम गाड़ी से आते हैं, है ना? तुम लोग भी बड़े हो जाओगे, पढ़ लिख करके तो अपना एक साधन बना लोगे। जैसे जिसकी इनकम होती है वैसे वैसे उसका साधन बढ़ता जाता है। गर्मी लग रही, पंखा चला दिए, साधन हो गया। हवा देने का साधन हमारा हो गया, है कि नहीं? Yes, sir. कहीं खड़े हैं, कुर्सी मिल गई तो बैठने का साधन हो गया। खाना खा लिया, सोने के लिए चारपाई चाहिए तो साधन हो गया ना। Yes, sir. इन्हीं सभी बारों के बारे में पढ़ना है। तो 2 प्रकार का साधन होता है, एक प्राकृतिक संसाधन होता है, एक मानव निर्मित। प्राकृतिक का मतलब होता है जो ईश्वर प्रदत्त होता है, जिसने प्रकृति ने जब से पूरी पृथ्वी बनी तभी से जो वस्तुएं बनी उसी को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और जो मानव बनाता है, बहुत सारे साधन हैं जिसको मानव बनाता है। जैसे कुर्सी है, मानव ने बनाया है। ये ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड है, मानव ने ही बनाया है। ये मार्कर है, इसको मानव ने ही बनाया, लिखने का काम कर रहा है, तो मानव निर्मित हो गया, है ना? और जैसे कि जो पेड़ पौधे हो गए, जंगल हो गया, पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, वो सब क्या हो गए? प्राकृतिक संसाधन हो गए। होगा कि नहीं? अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते चलेंगे तो क्लियर हो जाएगा। लाइन टू लाइन जो किताब की भाषा होती है, हमारे समझाने की भाषा के साथ साथ किताब की भाषा भी रहती है, तो जल्दी समझ में आता है कोई चीज, है कि नहीं? Yes, किताब की भाषा सिस्टमेटिक। आपको प्यास लगने पर आप जो जल पीते हैं, घरों में प्रयोग की जाने वाली बिजली, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग में लाई गई साइकिल, रिक्शा या बस, अध्ययन के लिए पाठ्य पुस्तकें, बैठने के लिए कुर्सी में, ये सभी संसाधन है। इनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आप द्वारा किया गया है, अर्थात इन सभी वस्तुओं में आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाती है। दूसरे शब्दों में संसाधन होते नहीं बल्कि प्रकृति में उपहार स्वरूप उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं को मनुष्य अपने ज्ञान और तकनीकी के प्रयोग से उसे अपने लिए उपयोगी बनाता है। कोई भी चीज है, जैसे कि मान लीजिए लकड़ी ही है, लकड़ी जलाने का भी काम करती, घर बनाने का भी काम करती, कुर्सी मेज का भी काम करती, तो उसे आदमी अपने दिमाग से तकनीकी लगा करके उसको बनाता है कि नहीं बनाता? किताबें ही हैं, हम लिखने का भी काम करते हैं, पढ़ने का भी काम करते हैं, है कि नहीं? और कभी कभी जब लाइट चली जाती है, पंखा नहीं चलता, तो हम उसे हवा लेने का भी काम करते हैं। तो अपने दिमाग के हिसाब से बहुत सारी चीजें जो प्रकृति में हमारे उपहार स्वरूप मिली हैं, उसको जो है हम अपने उपयोग में जब लाते हैं तो उसी को हमारा संसाधन हो जाता है। फिर कह रहा है कि जैसे कह रहा है कि धरती पर कोयला लाखों वर्षों से उपलब्ध था, किंतु कोयला
तब संसाधन कहा जाने लगा जब मनुष्य ने उसे आग उत्पन्न करने की क्षमता खोज की। भाई आग की खोज ही मनुष्य ने की। बहुत पहले तुम पढ़े होगे इस इतिहास में कि पहले आग की खोज भी नहीं थी। जंगल में लोग रहते थे आदिवासी तरीके से, नंगे उंगे रहते थे और जानवरों को मार करके ऐसे खाते थे। पत्थरों को आपस में टकराए, आग लगी और उसके बाद जो है कुछ जानवर उसी में भुजा गए और उसको जब खाए तो उनको मीट अच्छी लगी तो उसको आग की खोज हो गई भाई। और ऐसे बहुत चीज़ें हैं जिनका उपयोग आदमी नहीं जानता, जब उसका उपयोग जान जाता तो हमारे साधन के लिए हो जाते हैं। तुम्हारे घरों में बहुत ऐसी चीज़ें पड़ी होंगी, खराब होंगी, लेकिन कभी कभी कुछ काम करते करते अरे यार वो समझ गया लीवा और यहाँ लगा था, ये कम्मा हो जाए। छोटे छोटे नट बोल्ट वगैरह होते हैं, छोटे छोटे पेचकस वगैरह होते हैं कि नहीं। यस सर। फिर कह रहे हैं कि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। धातुओं, रसायनों, फसलों, वस्तुओं आदि का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि पर्वतीय भाग या मरुस्थलीय क्षेत्र के सुंदर दृश्य केवल मनोरंजन होते हैं, इनका आर्थिक मूल्य नहीं होता। किंतु ये सभी संसाधन हैं। कह रहा है कि संसाधन का मतलब कि आर्थिक मूल्य का मतलब समझ रहे हो कि जो जिनसे हमको आर्थिक मतलब पैसा मिलता है। जैसे कि अभी फसल हो गई वो हमारे खाने के लिए, लेकिन हम बेच करके उससे पैसा भी कमा लेते हैं। धातुएं, सोना चांदी है उसको बेचते हैं ना, बिजनेसमैन बेचते हैं। तो ये सब आर्थिक मूल्य वाले संसाधन हैं। लेकिन कुछ जैसे पहाड़ हो गए, पर्वत हो गए, जो सुंदरता है, झरने हो गए, नदियाँ हो गई, जिसे लोग देखने के लिए जाते हैं। नहीं, लोग घूमने के लिए जाते हैं, चला आज चलो ये विंध्याचल चलना है या चलना है वहाँ जम्मू कश्मीर चलना है या देहरादून मसूरी चलना है, ऐसे लोग जाते हैं घूमने ना। शिरडी वाला साईं बाबा के यहाँ जाते हैं, ऐसे मन्नत भी मांगते हैं और घूमने भी जाते हैं। तो वहाँ के मनोरम दृश्य को देख करके वो लोग खुशी महसूस करते हैं। लेकिन वो भी हमारे साधन है, क्योंकि हमको मानसिक रूप से हमको जो है खुश रखते हैं। वो अभी घर में फूल खिला हुआ है, हम उसको देख रहे हैं तो हमको खुशी मिलती है कि नहीं मिलती। अब कह रहे संसाधन मुख्य रूप से देखें कितने प्रकार है। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन के रूप में वर्गित किया जाता है। अब देखेंगे बेटा प्राकृतिक संसाधन यानी संसाधन 3 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का संसाधन। संसाधन इसको 3 भागों में बांटा गया है, मैंने बांट दिया 3 भागों में। नंबर 1 है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन संसाधन इसमें नंबर 1 पे है जल। क्या है? जल है। नंबर 2 पे है सूर्य का प्रकाश। नंबर 3 पे है खनिज पदार्थ। नंबर 4 पे है वन है। नंबर 5 पे है मिट्टी आदि। अब इसके बाद दूसरा है मानव निर्मित। क्या है? मानव निर्मित। मानव निर्मित अभी समझा रहे हैं। पहला है घर। क्या है? घर। दूसरा क्या है? सड़क व पुल। तीसरा क्या है? विद्यालय। समझ में आ रहा सबको? ये देखेंगे ये सब इंसान ही बनाते हैं इसको, इसीलिए मानव निर्मित। अस्पताल है। क्या है? अस्पताल है। और अगला क्या है? मशीनें, बांध, कारखाने आदि। फिर अगला है बेटा मानव संसाधन। मानव के संसाधन क्या है? जनसंख्या और योग्यता। जनसंख्या और योग्यता। मानसिक और शारीरिक इसको कहेंगे। मानसिक और शारीरिक। अब इसको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। 3 प्रकार के संसाधन हो गए, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित और मानव संसाधन। अब देखेंगे बेटा जो जल है, जल अब जब जैसे पृथ्वी बनी तो अब ये पूरी पृथ्वी मान लीजिए, पृथ्वी में कितने भाग जल है? 3 भाग। कितने भाग? 3। यानी 1 2 3 और ये 4। तुम्हारे ये 3 भाग क्या है? जल। क्या है? जल। और ये भाग क्या है?
थल है। क्या है? थल। अभी 3 भाग को हम 70% कहते हैं। क्या कहते हैं? 70% जल, प्रतिशत यानी परसेंट या प्रतिशत, और 30% क्या हो जाएगा? थल। थल हो जाएगा। और इसमें भी बेटा जो 70% जल में लगभग 97% पानी जो है खारा होता है। 97% जो है क्या होता है? खारा। खारा का मतलब उसमें लवण पाए जाते हैं जो नमक होते हैं, नमकीन होता है। और 2.4% पानी जो बर्फ होता है। क्या होता है? बर्फ होता है। इतना पानी बर्फ होता है। और 0.6% पानी जो पीने वाला होता है। तो ये पानी जब से पृथ्वी बनी है तब से पानी के लिए प्राकृतिक संसाधन है। दूसरा सूर्य का प्रकाश, भाई सूर्य से पृथ्वी बनी, पृथ्वी से चंद्रमा बना, तो सूर्य भी जब तक रहेगा तब तक सूर्य का प्रकाश भी रहेगा। सूर्य से हमारे पृथ्वी की दूरी सभी लोग जानते हैं 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर। और सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट। कितना समय लगता है? 8 मिनट समय लगता है। ठीक है। और पृथ्वी की गति भी सूर्य के चारों तरफ होती है। दो गति होती है, एक परिक्रमण होती है, एक परिभ्रमण होती है। परिक्रमण का मतलब तो उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है ना? 365 से 1/4 दिन यानी 365 दिन और 6 घंटा लगता है एक चक्कर लगाने में। एक अपने खुद चारों तरफ चक्कर लगाती है, 24 घंटे में चक्कर लगाती है। पृथ्वी के घूमने की वजह से अभी पूछा जाएगा कि दिन रात कैसे होते हैं, तो पृथ्वी के घूमने से दिन रात होते हैं, है कि नहीं? ये सारी चीजें हैं। आगे हम लोग खनिज पदार्थ पढ़ेंगे बेटा। खनिज पदार्थ जो पृथ्वी बनी तो इसमें बहुत सारे कोयला हो गए, पत्थर हो गए, एल्युमिनियम, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, जो जितने अंदर से निकलते हैं पदार्थ ना, जो भी बालू वगैरह निकलते हैं, जो भी उसी को खनिज पदार्थ कहते हैं। तो ये भी प्राकृतिक संसाधन हो गए। वन हो गए, जो वन लगाए जाते हैं, जो वन है, जंगल है, वो प्राकृतिक संसाधन अपने से उग करके हो गए। फिर मृदा हो गई, नीचे मिट्टी है, ये भी प्राकृतिक संसाधन है। अब मानव निर्मित घर को कौन बनाता है? मानव। आसानी समझ जाएंगे। मानव निर्मित सड़कें को कौन बनाता है? मानव बनाता है। विद्यालय कौन बनाता है? मानव। अस्पताल कौन बनाता है? मानव। मशीनें, बांध, कारखाने कौन बनाता है? मानव। फिर बेटा मानव संसाधन, मानव के संसाधन है जैसे जनसंख्या और योग्यता। इसे मानसिक और शारीरिक, मानसिक का मतलब ये हो गया कि मानसिक रूप से हमें खुशी मिलती है। बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम देख करके खुश करते हैं। जैसे कि अगर हम कहीं गए हुए हैं, ठीक है, और हम बड़े हैं, अगर हमारी प्रशंसा वहाँ हो रही है, या कोई आकर के हमको नमस्कार कर दिया, कोई प्रणाम कर दिया, तो हमें अंदर अंदर खुशी होती है कि अरे यार देखा बड़ा संस्कारी लड़का है, अच्छा है ना, योग्य है ना। अगर वही जाने के बाद वहाँ किसी का हंसी उड़ाई जाए, किसी का मजाक उड़ाया जाएगा तो उसको तकलीफ होती है कि नहीं? तो इस तरीके से उसको खुश रखने के जो मानसिक रूप से आदमी खुश हो रहा है, और शारीरिक रूप से मतलब उसके खाने पीने की जो चीज़ें हैं, उसके शरीर तंदुरुस्त होना चाहिए, उसके किसी प्रकार का रोग नहीं होना चाहिए। तो जनसंख्या और योग्यता ये आधार पर मानव संसाधन बनाए गए हैं। अब इसको हम लोग आगे देख लेते हैं। प्राकृतिक संसाधन मेरा थोड़ा सा ऐसे संसाधन जो प्रकृति से मानव को उपहार स्वरूप मिले हैं और जिन्हें मनुष्य बिना किसी संशोधन के उपयोग करता, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इन्हें पर्यावरण से सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। क्या आप भी कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधनों के नाम बता सकते हैं? प्राकृतिक संसाधनों को सामान्यतः नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत किया गया है। अब बेटा नवीकरणीय और अनवीकरणीय, नवीकरणीय का मतलब कि ऐसे प्राकृतिक संसाधन कुछ ऐसे होते हैं कि जो नवीकरणीय का मतलब असीमित होते हैं। जैसे जल है, हवा है, सूर्य का प्रकाश है, ये क्या है? असीमित है। हवा कभी खत्म होगी? जल कभी खत्म होगा? सूर्य का प्रकाश कभी खत्म होगा? ये नवीकरणीय है। तो आगे देखो बताएगा नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनको प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा या मानव द्वारा नवीकृत अथवा पुनः पूरित किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। सूर्य का प्रकाश हो गया, पवन हो गई, वायु। अब देखो पवन और वायु में क्या अंतर होती है? वायु यहाँ हर जगह है। अब कहेगा पवन और वायु एक है, तो कहा पवन भी वही है, वायु भी वही है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जो चलती है, जो बहती, जैसे आंधी है ना, बहुत तेज पवन चल रही है, जो बह रही है उसको पवन कहेंगे। जो रुकी, अब जब यहाँ भी हवा है, हवा है कि नहीं है? तो हवा जो दिखाई नहीं देती, जो स्थिर है उसको हवा कहेंगे,
और जो चल रही है उसको कौन कहते हैं। कौन तो इस तरीके से ये हो गया। इसको अक्षयशील संसाधन भी कहते हैं। ये पृथ्वी पर असीमित मात्रा में उपलब्ध है। मनुष्य इनका उपयोग चाहे जितनी मात्रा में करे, इसकी मात्रा पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि मानवीय क्रियाकलापों से ये संसाधन दूषित हो सकते हैं, जैसे वायु प्रदूषण से हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। कुछ प्राकृतिक संसाधन मानवीय प्रयासों से भी उत्पन्न होते हैं, जैसे पौधे को लगाकर वन संसाधन को हम बढ़ा सकते हैं। कह रहे हैं कि जो ये असीमित नवीकरणीय, समझ में आया नवीकरणीय कि जो कभी खत्म नहीं होगा। बहुत अच्छा, अगला हम पढ़ेंगे अनवीकरणीय। अनवीकरणीय का मतलब सीमित मात्रा में है, वो खत्म हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए तथा जिनका भंडार सीमित मात्रा में है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों का एक बार उपयोग कर लेने के बाद इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्रकृति में उपलब्ध धातुएं, जीवाश्मी ईंधन, अब जो धातुएं जैसे जमीन के नीचे से निकल रहा, कोयला निकल रहा है, सोना निकल रहा है, चांदी निकल रहा है, तो कुछ भंडार होगा ना वहाँ। कुछ सीमित मात्रा में चट्टानें होंगी, वहाँ से कोयला निकल रहा है, सोना निकल रहा है, चांदी निकल रहा है। जब वो खत्म हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद कह रहा है कि हजारों वर्ष लग जाते हैं, जो मानव निर्मित की अवधि से बहुत अधिक है। इसीलिए ऐसे संसाधनों का संरक्षण बहुत आवश्यक है, नहीं तो भावी पीढ़ी के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता। मानव निर्मित संसाधन, जब प्रकृति में उपलब्ध किसी पदार्थ का मूल रूप मानव द्वारा अपनी उपयोगिता के आधार पर बदल दिया जाता है तो मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। बहुत सारी चीजें, जैसे लकड़ी ही है, लकड़ी का स्वरूप को आदमी अपने अपने आधार पर बदल लेता है। कुर्सी बना लेता है, दरवाजा बना लेता है, पल्ला बना लेता है ना, बहुत सारी चीज बना लेता है ना, फर्नीचर के सामान बना लेता है, अलमारी वगैरह बना लेता है कि नहीं। तो ऐसे संसाधन ये मानव निर्मित संसाधन होंगे। अब कह रहे हैं कि लौह खनिज उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक कि लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग जब लोहा खनिज से लोहा बनाने की कला सीख गए तो इससे पुल, बांध, सड़क, वाहन, दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं बना ली। इस प्रकार अब लोहे से निर्मित वस्तुएं मानव निर्मित संसाधन है। कर कोई भी चीज हो, जब तक उससे कोई काम हम नहीं ले रहे हैं तब तक वो हमारे साधन की चीज है नहीं। जब जैसे लोहा शुरू में जब जमीन से निकला तो कोई जानता ही नहीं था कि ये लोहा है, इसका क्या उपयोग है। बाद में निकला तो वो फैक्ट्रियों में ले जाया गया, उससे सरिया बनाया गया, गाटर बनाया गया, बड़े बड़े पिलर बनाया गया, तो उसे पुल बनाए गए, उसे तमाम फैक्ट्रियों में उसे मशीनें बनाई गई, तब वो हमारे संसाधन के रूप में आया। आप अपने परिवेश में उपयोग की जा रहे मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाइए, तुम भी बनाओगे। कह रहे मानव संसाधन, मनुष्य स्वयं भी एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन, अतः लोगों को मानव संसाधन कहा जाता है। मानव द्वारा प्रकृति का बेहतर उपयोग तभी किया जा सकता है जब उसके पास ज्ञान, कौशल और तकनीक उपलब्ध हो। तो स्वास्थ्य और शिक्षा लोगों को बहुमूल्य संसाधन में मदद करते हैं। कह रहे बेटा मानव, मनुष्य भी एक खुद संसाधन है। जैसे अब हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, तुम लोग भी पढ़ लिख करके कुछ बन जाओगे, चाहे टीचर बनो, चाहे डॉक्टर बनो, चाहे मास्टर बनो, चाहे कुछ भी बनो, कहीं भी जाओ तो किसी के काम के लिए तुम लोग काम करोगे कि नहीं करोगे। तो किसी को तुम लोग करोगे तो एक साधन हो गया कि नहीं होगा। किसी का काम कर रहे हो तो उसका भी एक साधन होगा। नहीं तो मानव खुद अपने आप में एक साधन है, यानी हम लोग भी किसी का साधन है। जैसे किसी के सामान उठाना है तो वो बेचारा परेशान है, बोझा उठा ही नहीं पावत हो, तो तू गई ना तो कहला भैया तेने उठा देना तो वो साधन हो गया ना, भैया फलाने उठा देना साधन। गाड़ी में कोई सामान गिर गया किसी के तो कह रहे भैया तेने टेका लगा था, गाड़ी का धक्का मारना तो साधन हो गया कि नहीं हो गया। तो मनुष्य भी एक खुद प्रकार बहुत बड़ा संसाधन है। मानव भी एक प्रकार का साधन है। ये मानव, उसी को मानव संसाधन कहते हैं। अब मानव संसाधन किस प्रकार है कि पढ़ लिख करके अपनी योग्यता और अपनी शारीरिक कुशलता के आधार पर, अब जो टिलटिलाक नहीं है, एकदम कमजोर है, उसे कहते भैया तेने बोझा उठा दे तो उठा पाई वो अपने खुद लगी गिर गए तो वो खुद वो ठेले के वजह अपने गिर जाए धाम से ओके जइबा उठावे तो का भैया राय दे तू खुद तो के का हो तो कह के तो उठौले सच्चा तू और लंबे रहा, पता चली कि जितना तो मुर्गी ना उतना मसाला लग गया होय कि ना हो। ये लिए जे अब योग्य रही हुआ ना, जैसे पढ़ाई लिखाई का मतलब ये ना कि आदमी पढ़ लिख लेता तो अपने घर को, अपने जहाँ भी जिस परिवेश में रहता है, अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से कम पैसे में, कम से कम व्यवस्था में अपने से वो अच्छे से रह लेता है।
कपड़ा रहेगा साफ सुथरा पहनेगा, बातचीत करेगा तो सिस्टमेटिक करेगा, है कि नहीं, किसी से झगड़ा नहीं करेगा, सम्मानित तरीके से रहेगा, तो वो अभी इसीलिए मानव को भी एक संसाधन कहा गया। फिर कह रहा संसाधन संरक्षण। कल्पना कीजिए पृथ्वी का सारा जल सूख जाए तो सारे वृक्ष कट जाए तो क्या क्या होगा। कह रहा है अगर मान लीजिए कि सारे वृक्ष कट जाए तो आदमी जीवित रहेगा, है ना, सारे जल सूख जाए तो आदमी जीवित रहेगा। इसी प्रकार तो कहा गया कि चंद्रमा पर जीवन क्यों नहीं है, बहुत अच्छे, वहाँ हवा और पानी नहीं है। तो यहाँ अगर मान लीजिए यहाँ भी पानी नहीं रहेगा, हवा नहीं रहेगी तो जीवित रहेंगे हम? क्योंकि वृक्ष से हम लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, अगर वृक्ष नहीं रहेंगे तो हम लोग भी जीवित नहीं रहेंगे। जल के बिना जीवन संभव नहीं, जल के अभाव में जीव जंतु वनस्पतियों में स्वयं मानव जाति का जीवन असंभव हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग के प्रति सतर्क नहीं है तो एक दिन वे भी हमारे लिए दुर्लभ हो सकते हैं, जबकि अनवीकरणीय संसाधन तो निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग पर लगाम लगाने की जरूरत है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को संसाधन संरक्षण कहते हैं। ध्यान रहे, संसाधन संरक्षण का संसाधनों के प्रयोग को पूर्णतः रोकना नहीं, बल्कि इस प्रकार से उपयोग करना कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी इससे लाभान्वित हो सके। ऐसे विकास को सतत पोषणीय विकास कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। तो कह रहा है कि बेटा संरक्षण जो होता है, जैसे अनवीकरणीय नवीकरणीय दो प्रकार का होता है ना, कि नवीकरणीय नवीकरणीय का मतलब कि असीमित असीमित है, इसको अच्छे सील भी कहेंगे। इसमें हवा है, सूर्य का प्रकाश है ना, और जल है, ये कभी खत्म होंगे नहीं, है ना। तो इनको भी हमको ऐसे उपयोग करना है, ऐसा नहीं कभी नहीं खत्म होंगे तो पानी की टोटी हम खोल देने या गिरे तब, ऐसा नहीं करना है भाई, क्योंकि पानी पीने योग्य हमारा क्या परसेंट है, खाली 10.6% है। 97% कहीं कहीं तुम देखते हो कि इतना पानी है, 3% पानी यानी 3 भाग पानी है, 70% पानी है, लेकिन फिर भी हम कहीं जाते हैं, अभी बनारस जाए या शहर में ही जाए तो पानी पीने के लिए हम बिसलेरी का पानी खरीदते हैं, 20 रुपए का एक बोतल खरीदते हैं, तब जाके पानी पीते हैं। तो पानी बिकता है ना, इतना पानी रहते हुए फिर भी बिक रहा है, क्यों? क्योंकि ये पानी जो पीने योग्य नहीं, अगर इस पानी को कोई पी गया तो उसकी डेथ हो जाएगी, इसमें बहुत ज्यादा नमक होता है ना। तो इसलिए ये ऐसा नहीं करना। इसको जो भी नवीकरणीय है या और अनवीकरणीय तो मतलब ऐसे हैं कि जो सीमित हैं उसको तो, और जैसे कि हमको इतना हिसाब से अपने जीवन में कोई भी चीज़ हो गई कि उसका यूज़ करना है कि हम अपने पीढ़ी के लिए उसको बचा के रखें। ऐसा नहीं कि आज जो है हम उसको खूब यूज़ कर लें, कल हमारे बच्चे चाहे पाएँ चाहे ना पाएँ, ऐसा नहीं करना है। इसी को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। सतत पोषणीय विकास के क्षेत्र पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। कारण पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का मतलब होता है कि पृथ्वी पर एक ही जगह सभी प्रकार की जीव जंतु पेड़ पौधे अगर पाए जाएंगे तो वहाँ का जीवन बहुत ही सुंदर होगा। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश भी इस मामले में बहुत अच्छा माना जाता है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ गर्मी भी है, जाड़ा भी है, बरसात भी है ना। और यहाँ पे सभी प्रकार के पेड़ पौधे भी अधिकतर हैं, सभी प्रकार के फल भी मिल जाते हैं, सभी प्रकार के फसलें भी मिल जाती हैं। नहीं तो कहीं कहीं अभी जम्मू कश्मीर तुम चले जाओ तो वहाँ पता चलेगा कि केवल फल वगैरह मिलेंगे, न धान होगा न गेहूँ होगा, केवल ठंडी पड़ेगी। कुछ प्रदेश ऐसे होते हैं पहाड़ है तो वहाँ पता चले केवल कपास की खेती होती है ना, महाराष्ट्र वगैरह में या मध्य प्रदेश वगैरह में। तो इस तरीके से प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को न्यून करना, यानी संसाधनों का जो नुकसान हो रहा है उसको नहीं नुकसान करना है। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना। ये कुछ चीज़ें हैं बेटा, देख लो। कह रहा है कि क्या आप जानते हैं भारत सरकार के अधीन शिक्षा मंत्रालय ने 1985 में इस मंत्रालय की स्थापना लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए की गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। आप भी अपने देश के लिए बहुमूल्य संसाधन हैं। अपने बारे में तुम भी सोचो कि हमारा भी जीवन अगर मिला है इस संसार में तो हम भी किसी के काम आए, क्योंकि आज जो लोग याद किए जाते हैं, यहाँ देख रहे हो जितने भी चित्र लगे हुए हैं, चाहे गांधी का हो, चाहे अम्बेडकर का हो, चाहे
भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद का हो, इनको हम लोग क्यों याद करते हैं? क्योंकि इनका भी जीवन हमारे लिए साधन के रूप में रहा। देश को आज़ाद कराने के लिए हम लोगों को जो है ये योगदान किए, यही किए ना। फिर कह रहा समुदाय, क्या आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन ने, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने 25 सितंबर 2015 को सतत पोषण विकास के लिए 2030 तक 17 लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया। इस संकल्पों को पूरा करने हेतु भारत सहित विश्व के अनेक देशों ने अपनी सहमति प्रदान की। इन लक्ष्यों में 5P पर बल दिया गया, लोग, पीपुल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस और पार्टनरशिप। अब देखो 5P का मतलब होता है, पीपुल माने लोग, और प्लेनेट माने ग्रह, और प्रॉस्पेरिटी माने समृद्धि यानी धन, और पीस माने शांति, और पार्टनरशिप माने भागीदारी। यानी 5 चीजें बेटा संसाधन को संरक्षण करने के लिए कह रहा है कि पीपुल माने लोगों को भी जागरूक करना होगा। और जो जितने ग्रह कितने होते हैं सूर्य के चारों ओर? 8। कितने ग्रह हैं? 8। सबसे पहले सूर्य के चारों ओर कौन ग्रह चक्कर लगाता है? बुध। फिर उसके बाद शुक्र, फिर उसके बाद पृथ्वी, फिर उसके बाद मंगल, फिर उसके बाद बृहस्पति, फिर उसके बाद शनि, फिर उसके बाद अरुण, फिर उसके बाद वरुण। केवल पृथ्वी पर ही जीवन है। तो इन ग्रहों के बारे में भी हमको जो है सोचना है। फिर समृद्धि, अपने धन दौलत के बारे में, अगर आदमी के पास पैसे नहीं रहेंगे, आदमी संपन्न नहीं रहेगा, तो उसकी कोई आवश्यकता पूरी होगी? नहीं पूरी होगी। तो अपने पैसा कमाना भी है मेहनत से पढ़ लिख करके। दूसरी चीज है शांति के लिए भी, आदमी का अगर शांति नहीं जीवन में, तो पैसा भी रख करके क्या करेगा? अगर वो आदमी बेचैन है, घबराया हुआ है, तमाम बीमारी उसको पकड़ी हुई है, तो भी परेशान है कि नहीं। फिर उसके बाद भागीदारी, पार्टनरशिप भी होनी चाहिए। हम एक दूसरे से मिले जुले भी, है ना, एक दूसरे से मिलजुल करके भी रहें। क्योंकि अगर समाज में हम कोई योगदान नहीं कर रहे हैं, तो समाज के लिए हमारा कोई योगदान नहीं है, तो हम इंसान नहीं कहे जाएंगे। इंसान का जीवन इसलिए अच्छा माना गया है कि वो दूसरों के काम आता है, इसलिए ना। अगर कोई भी व्यक्ति हो जो दूसरों के काम नहीं आएगा, तो उसका जीने का कोई मतलब नहीं है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु निकाय UNFCCC के समक्ष भारत ने जलवायु पहल योजना 2 अक्टूबर 2015 को सौंपी, जिसमें भारत ने वर्ष 2020 तक अपनी 40% ऊर्जा आवश्यकता का गैर जीवाश्मी स्रोतों, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, बायोमास, परमाणु ऊर्जा से प्राप्त करने का वचन दिया। 2020 तक 40% आवश्यकता को गैर जीवाश्मी स्रोत, जैसे सौर ऊर्जा, सोलर ऊर्जा से भी अब कुछ गाड़ियां चल रही हैं। सोलर ऊर्जा से भी सोलर पैनल लगा करके लोग अपने घरों में फैन चला रहे हैं, मोटर चला रहे हैं, AC चला रहे हैं, कूलर चला रहे हैं, टीवी चला रहे हैं। तो इस तरीके से खाना भी बन रहा है कुकर, सोलर कुकर से। जल विद्युत से भी बिजली उत्पन्न हो रही है। बायोमास जैसे मीथेन गैस से, जैसे नहीं गोबर गैस वगैरह से खाना भी बन रहा है। परमाणु ऊर्जा से बड़े बड़े परमाणु भट्टियां बना करके उनसे बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं। तो इस तरीके से आज के लिए संसाधन के बारे में सबको समझ में आ गया? यस सर। हाँ, संसाधन कुछ किसी को पूछना है? नो सर। ठीक है, आज के लिए इतना है। ठीक है।